डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक नेपरा एक्ट 1997 के बारे में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में इलेक्ट्रिसिटी जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके मुल्क में जितनी भी प्रोडक्शन की जाती है उसमें जो उसकी इनपुट कॉस्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बेसिकली किसी भी मुल्क में जो एनर्जी सेक्टर है और जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट करती है ताकि चीज़ों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल में रहे और मुल्क में महंगाई ना हो। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 22 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 22 है सेल टू बल्क पावर कंज्यूमर। अब बेसिकली जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके एक्ट के मुताबिक जो अथॉरिटी है वो किसी भी जनरेशन कंपनी को, पावर जनरेशन कंपनी को इस बात की परमिशन दे सकती है कि वो बल्क पावर कंज्यूमर को बल्क क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो बल्क पावर कंज्यूमर कौन है। बल्क पावर कंज्यूमर वो होता है जिसको 1 वॉट या 1 वॉट से ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। एक डोमेस्टिक कंज्यूमर होता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर वो होता है जो अपने हाउस होल्ड पर्पजेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। तो बेसिकली सेल टू बल्क पावर कंज्यूमर सेक्शन 22 हमें ये बताता है कि 15 साल तक के लिए अथॉरिटी जो है वो किसी पावर जनरेशन कंपनी को इजाज़त दे सकती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे या डिस्ट्रीब्यूट करे बल्क पावर कंज्यूमर को, और उन बल्क पावर कंज्यूमर को जो कि किसी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एरियाज में भी मौजूद है। और सच परमिशन शैल बी ग्रांटेड, और ये परमिशन दी जाएगी कैसे। इसके लिए जो है जिस बल्क पावर कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो क्या करेगा, वो एक रिटन एप्लीकेशन लिखेगा और वो रिटन एप्लीकेशन जो है वो किसको देगा, वो रिटन एप्लीकेशन देगा उस पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। पावर जनरेशन कंपनी वो कंपनी जो बिजली बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो कंपनी जो आगे बिजली को मुख्तलिफ कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली इसमें एक दो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखें, सच परमिशन शैल बी ग्रांटेड, ये परमिशन तब दी जाएगी नंबर 1 कि अगर जो कंज्यूमर है या बल्क पावर कंज्यूमर है वो एक एप्लीकेशन लिख के पावर जनरेशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देगा कि जनाब मुझे जो है वो बल्क में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और दूसरा, जो बल्क पावर कंज्यूमर किसी भी जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एप्लीकेशन देगा कि मुझे बिजली की ज़रूरत है, तो वो उसका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि फॉर एग्जांपल वो मैपको से कहता है जी मुझे बल्क पावर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे बल्क में बिजली चाहिए, लेकिन उसने जो है लेस्को के जो है वो वाजबात या बकाया जात देने हो, तो यानी कि वो बल्क पावर कंज्यूमर जिसने पहले किसी का डिफ़ॉल्टर ना हो, जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का डिफ़ॉल्टर ना हो, वो बल्क पावर कंज्यूमर के तौर पर ज़्यादा मिकदार में बिजली हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकता है। जहाँ पर अच्छा सेकंड इसका सब सेक्शन, सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन 2 है हमारे पास। सब सेक्शन 2 की बात करते हैं। जब एक बल्क पावर कंज्यूमर चाहता है कि वो बिजली की परचेज रोक दे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, तो वो क्या करेगा, अपनी इस स्टॉपेज को रोकने के लिए उसे कम से कम 3 साल पहले नोटिस देना होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बल्क पावर कंज्यूमर के तौर पे बिजली ले रहे हैं और अचानक आप जो है पावर जनरेशन कंपनी को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहते हैं जी मेरी बिजली की ज़रूरत अब नहीं है तो लिहाजा आप बिजली बंद कर दें। नहीं, उसके लिए आपको पहले 3 साल का जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। यानी अगर आप 2023 में जो है वो बिजली ख़रीदना बंद करना चाहते हैं तो आपको 2020 में उसका नोटिस देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है प्रोवाइडेड इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। प्रोवाइडेड दैट सच कंज्यूमर shall continue to make payment to distribution company equal to the amount of cross subsidy of for uneconomic service for which it would otherwise have provided through purchase of electric power by the bulk power consumer। और उसके अलावा जो है
बल्क पावर कंज्यूमर जो है वो पेमेंट्स करेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, और वो पेमेंट किसके बराबर होंगी, वो क्रॉस सब्सिडी के बराबर होंगी। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताती है, जब हम नेफ्रा एक्ट 1997 के सेक्शन 23 की बात करते हैं तो सेक्शन 23 किस बारे में है। सेक्शन 23 बताता है सेल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू अदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिक पावर को दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेल आउट कर सकती है, और ये तमाम जो फैसिलिटीज़ होंगी, यानी एक पावर जनरेशन कंपनी जो दूसरी पावर जनरेशन कंपनी को बिजली मुहैया करेगी, इसके लिए इसको जो नेपरा अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। A distribution company may sell electric power to other distribution companies and distribute electric power sold by power generation companies to the other distribution company or to bulk power consumer within its service territory। वो कहता है जी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को या बल्क पावर कंज्यूमर को जो उसकी टेरिटरी में या दूसरी टेरिटरी में मौजूद है वो उसको भी बिजली दे सकता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया था कि गवर्नमेंट ने जो था सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इजाज़त दे दी थी कि वो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो उसमें भी जाके बिजली बेच सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया था कि अगर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दूसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एरिया में बिजली सेल आउट कर रही है तो दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का आपस में कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन के बढ़ने की वजह से जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रेट्स और उनकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज वो बेहतर होगा। तो बेसिकली कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए जो है ये किया गया, और उसके जो रेट्स चार्जेस और टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को या बल्क पावर कंज्यूमर को जो बिजली देगी उसके रेट चार्जेस टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अथॉरिटी से अप्रूव करवाने पड़ेंगे। यानी कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दूसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली मुहैया कर सकती है, लेकिन उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रेट्स होंगे वो नेपरा से नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उससे अप्रूव करवाने पड़ेंगे। उसके बाद है जी सेक्शन 24। सेक्शन 24 हमें बताता है जी लाइसेंसेस टू बी कंपनीज। वो कहता है कि कोई भी जो है वापडा या शाइडो के अलावा कोई भी पर्सन, ठीक है, जो पावर जनरेशन पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस अप्लाई करेगा उसे तब तक वो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो पर्सन अपने आप को एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा। यानी जो भी पर्सन उसने पावर जनरेशन का ट्रांसमिशन का, जनरेशन होता है बिजली बनाना, ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाना, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है आगे कंज्यूमर्स को तकसीम करना। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक कि जो है कंपनी अपने आप को कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेक्शन 25। सेक्शन 25 है लाइसेंसेस फॉर लाइसेंसेस ऑफ टेरिटरी सर्व्ड बाय केईएससी। बेसिकली जब हम लाइसेंस की बात करते हैं तो कुछ टेरिटरी ऐसी है जो कि जिसको केईएससी सर्व करती है। केईएससी का मतलब है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। कराची के एरिया में जो है जैसे मुल्तान का एरिया हमारा, ठीक है, तो मुल्तान के एरिया में मेपको जो है वो बिजली प्रोवाइड करता है। इसी तरह से लाहौर के एरिया में लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। इस तरह से कराची में केईएससी है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। तो बेसिकली सेक्शन 25 जो है वो हमें बताता है लाइसेंसेस ऑफ टेरिटरी सर्व्ड बाय केईएससी। ओके जी, तो कराची के एरिया में जैसा कि केईएससी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है,
जब ये एक्ट स्टैब्लिश किया गया तो उस वक़्त अथॉरिटी को ये पावर दी गई कि अथॉरिटी में ग्रांट लाइसेंसेस, अथॉरिटी लाइसेंसेस दे सकती है फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू वन और मोर लाइसेंसी फॉर द टेरिटरी सर्व्ड बाय केईएससी। यानी केईएससी जिस टेरिटरी में, जिस इलाके में बिजली मुहैया कर रही है, उस इलाके में जो है अथॉरिटी दूसरे लोगों को, दूसरी कंपनीज को भी लाइसेंस दे सकती है कि वो बिजली उस एरिया में बिजली पैदा करके ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी इस एक्ट के तहत केईएससी के अलावा जो है अदर, केईएससी के अलावा नेपरा के पास ये पावर आ गई कि वो केईएससी के अलावा जो अदर कंपनीज हैं उनको भी बिजली बनाने की, बिजली मुहैया करने की इजाज़त दे सकते थे। उसके बाद है जी, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बनने के 6 माह तक केईएससी शैल बी डीम टू बी अ लाइसेंसी अंडर दिस एक्ट। केईएससी जो है वो भी, उसको भी नेपरा का लाइसेंसी समझा जाएगा। लाइसेंसी का मतलब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ। बेसिकली होता ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि जैसे आपकी ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटेड एक्टिविटी है जिसको गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। मतलब आपने अगर ऑयल का या गैस का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर जो है, आप गवर्नमेंट से परमिशन लिए बगैर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जनरेशन, ट्रांसमिशन और जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि केईएससी चूँकि ऑलरेडी काम कर रहा था, तो केईएससी को ये समझा जाएगा, केईएससी शैल बी डीम, केईएससी को समझा जाएगा टू बी अ लाइसेंसी अंडर दिस एक्ट, कि केईएससी भी नेपरा का लाइसेंसी है, एंड शैल during the said period apply for an appropriate license in accordance with the provision of this act। और इस एक्ट के बनने के 6 माह तक जो है केईएससी उसको इसका लाइसेंसी समझा जाएगा, और इस 6 माह के अरसे में जो केईएससी है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके प्रॉपरली लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। उसके बाद where a license under this section is granted to KSC, जहाँ पर KSC को ये लाइसेंस दिया जाएगा, तो इस एक्ट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी पावर जनरेशन की, पावर ट्रांसमिशन की या डिस्ट्रीब्यूशन की, वो केईएससी पर भी इक्वली एप्लीकेबल होंगी। यानी केईएससी जो है उसके ऊपर भी इस एक्ट की तमाम शराइत व ज़वाबित जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। और जहाँ पर जो है केईएससी जो है वो इसका लाइसेंसी जब बनेगा नेपरा का, तो उसको नेपरा की तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। नेपरा बेसिकली क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट इसलिए बनाती हैं ताकि एक पर्टिकुलर सेक्टर को रेगुलेट किया जा सके, एक पर्टिकुलर सेक्टर की निगरानी की जा सके, उससे रिलेटेड तमाम मैटर्स जो हैं उनको हैंडल किया जा सके ताकि वो स्टेट और पब्लिक के इंटरेस्ट में अपना काम करें। उसके बाद है जी सेक्शन 24। सेक्शन 24 है मॉडिफिकेशंस के बारे में। ओके जी, मॉडिफिकेशंस क्या है? मॉडिफिकेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अथॉरिटी जो है अगर वो कहीं समझती है, इफ़ द अथॉरिटीज़ ऑफ द ओपिनियन, अगर कहीं अथॉरिटी ये समझती है दैट इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि ये लोगों के फ़ायदे में है, इट में, तो वो कर सकती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंसी, लाइसेंसी की मर्जी से अमेंड, तब्दीली और वेरी द कंडीशंस ऑफ एनी लाइसेंस। यानी गवर्नमेंट ने एक लाइसेंसी को लाइसेंस दिया कि ठीक है तुम बिजली पैदा करो या लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो, तो गवर्नमेंट एक टाइम पे आके समझती है, अथॉरिटी एक टाइम पे आके समझती है कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए एक तब्दीली करनी चाहिए उसके लाइसेंस में। तो क्या होता है, अच्छा अब उसमें दो चीज़ें हैं, या तो उसमें जो है वो लाइसेंसी एग्री होता है, ठीक है, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ लाइसेंसीज कॉन्सेंट, या फिर लाइसेंसी उसमें एग्री नहीं होता है, लाइसेंसी की मर्जी शामिल नहीं होती। अगर नहीं होती लाइसेंसी की मर्जी शामिल, द अथॉरिटी शैल कंडक्ट अ हियरिंग, अथॉरिटी एक हियरिंग कंडक्ट करेगी, और
ऑन वेदर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट और वेरिएंस इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि हमें तब्दीली जो हम लाइसेंस में करना चाहते हैं या शराइत में तब्दीली करना चाहते हैं, शराइत का मतलब ये कि जिन शराइत पर हमने इस बंदे को लाइसेंस जारी किया था कि ये लोगों को बिजली मुहैया करेगा, अगर उसमें तब्दीली करना लोगों के फ़ायदे में है तो उसके लिए शैल मेक अ डिटर्मिनेशन, तो वो एक फ़ैसला करेंगे विद द आउटकम टू दिस हेयरिंग, इस अपील के आउटकम की बेस पर। यानी यानी लाइसेंस जो है, जो एक दफ़ा इशू कर दिया जाता है, हम उसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। हम का मतलब कि अथॉरिटी जो है वो उस लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए चेंज कर सकती है। उसके बाद है जी सेक्शन 25, असाइनमेंट ऑफ लाइसेंस प्रोहिबिटेड। देखें, एक पर्सन जो है देखें जी, एक पर्सन जो है उसको लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया गया उसके नाम पे पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर वो अपने लाइसेंस को आगे किसी दूसरे शख्स को असाइन नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो उसको नहीं दे सकता। यानी अगर लाइसेंस एक्स वाई जेड कंपनी के नाम पे है तो एक्स वाई जेड कंपनी अपनी मर्जी से किसी को ये लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उसके लिए अथॉरिटी की इजाज़त लेना पड़ेगी। यानी लाइसेंस की असाइनमेंट, लाइसेंस किसी को देना अपने तौर पर ये ममनू है, इसकी इजाज़त लॉ नहीं देता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है सेक्शन 26, वो है सस्पेंशन एंड रेवोकेशन के बारे में। अच्छा, बेसिकली अथॉरिटी जो है जब भी वो कोई लाइसेंस इशू करती है, वी आर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 1, अथॉरिटी जब भी कोई लाइसेंस इशू करती है तो अथॉरिटी जो है वो उस लाइसेंस के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साथ रखती है कि आपने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है अगर आप इस लाइसेंस को जो है वो लेके चलना चाहते हैं। अथॉरिटी जो है वो किसी भी वक्त उस लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है, रिवोक कर सकती है, ठीक है, अगर जो लाइसेंसी है वो परमानेंट बेसिस पर लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने में फेल हो जाए। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 इस बारे में है कि एक लाइसेंस जो एक दफ़ा इशू हो जाता है, अगर लाइसेंसी मतलब जिसके पास वो लाइसेंस मौजूद है, जो पावर आईपीपी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, तो वो बेसिकली उसको किसी भी वक्त जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर अथॉरिटी किसी का लाइसेंस कैंसिल करना चाहती है तो अथॉरिटी वो लाइसेंस अपने तौर पर कैंसिल नहीं कर सकती, सस्पेंड नहीं कर सकती। उसके लिए अथॉरिटी को पहले शो काज नोटिस देना पड़ेगा, और जिस बंदे को वो शो काज नोटिस दिया गया है उसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो अपनी जो गलती है उसको रेक्टिफाई करे या फिर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करे जो अथॉरिटी ने बताई हैं। अगर अथॉरिटी किसी का लाइसेंस रिवोक कर देती है, टर्मिनेट कर देती है या सस्पेंड कर देती है, सस्पेंड होता है मुअत्तल करना, आर्जी तौर पर उसको काम करने से रोकना, इट मे अंडरटेक all or any of the following actions for the continuance of the facilities covered under the license। अब देखें, लाइसेंसी को काम करने से रोक दिया गया, लेकिन बिजली जो है उसकी प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, गवर्नमेंट उस फैसिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पर बिजली की जो पैदावार है या बिजली की फराहमी है उसको बिला तातील चलाने के लिए क्या कर सकती है। फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन। नंबर 1, कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं, परमिट द लाइसेंसी टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग सच फैसिलिटीज, लाइसेंसी को कहा जाता है ठीक है तुम इन फैसिलिटीज को चलाओ उन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक जो अथॉरिटी आर्जी तौर पर उसके सामने रखती है। नंबर 2, अथॉरिटी कहती है कि जी ठीक है आपका लाइसेंस हमने जो सस्पेंड कर दिया है, तो अथॉरिटी किसी और शख्स के साथ फॉर द टाइम बीइंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि वो आए और आके वो उस फैसिलिटी को
टेक ओवर कर ले और उसके इंतज़ाम को संभाले। अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर यानी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या गवर्नमेंट अपने किसी भी नुमाइंदे को वहाँ पर उस फैसिलिटी के ऑपरेशन के ऊपर अपॉइंट कर देती है कि जी आप इस जो है पावर जनरेशन फैसिलिटी इसका इंतज़ाम आप संभालेंगे। तो गवर्नमेंट जो है जब किस सेक्शन नंबर सब सेक्शन 2 की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 कि अथॉरिटी जब किसी का लाइसेंस रिवो, अथॉरिटी की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, नेपरा यानी बिजली से मुतल्लिक तमाम मामला को नेपरा देखेगी। तो नेपरा अथॉरिटी जो है वो किसी के भी लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। और उसके अलावा जो है जब वो रिवोक या सस्पेंड करेगी किसी के लाइसेंस को तो उस लाइसेंसी को कुछ आर्जी तौर पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी जा सकती है कि आपने ये 2 महीने या 3 महीने इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना है। नंबर बी, किसी और बंदे के साथ जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है उन फैसिलिटीज को चलाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर जो है यानी अपना नुमाइंदा ले जाके उधर बिठा देती है कि जी ठीक है आप जो है इन फैसिलिटीज को लुक आफ्टर करें, आप चलाएं हमारे बिहाफ पर। उसके अलावा जो है सब सेक्शन 26 सब सेक्शन 3 पे चलते हैं। ओके जी, बेसिकली हमने सेक्शन 2 में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। तो बेसिकली सेक्शन 2 में गवर्नमेंट ने जिन लोगों को अपॉइंट किया है दे विल कंटिन्यू वर्क, वो काम करना जारी रखेंगे अंटिल अ सक्सेसर लाइसेंसी टेक्स ओवर द चार्ज ऑफ द फैसिलिटीज़, कि कोई बाद वाला लाइसेंसी एक नया लाइसेंसी आके उन फैसिलिटीज़ का उस पावर जनरेशन कंपनी का चार्ज नहीं संभाल लेता उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो गवर्नमेंट मुतय्यन कर सकती है। यानी नए लाइसेंसी के आने से पहले ये जो ऊपर 3 लोग हैं ये फैसिलिटीज़ को चला सकते हैं। और उसके बाद है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पुराना लाइसेंसी है उसको कहा जाए कि ठीक है तुम ये जुर्माना कॉम्पनसेशन है ये पे करो प्लांट या मशीनरी के लिए। और या फिर जो है सॉरी, इसमें ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो ये कर सकती है कि गवर्नमेंट कहती है ठीक है जो पुराना लाइसेंसी था उसने वहाँ पर जो प्लांट लगाया था बिजली बनाने के लिए, मशीनरी लगाई थी, अदर इक्विपमेंट लगाया था उस फैसिलिटी पर, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम आपको उसकी जो है वो पेमेंट भी करेंगे। तो गवर्नमेंट उसको जो है उसके लाइसेंस को रिवोक करके टर्मिनेट करके उसको उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी पेमेंट उनको कर देती है। नेक्स्ट पे आते हैं जी, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 27। अच्छा, सेक्शन 28 में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस होंगी। इसके अलावा सेक्शन 27 पेनल्टी के बारे में है। पेनल्टी क्या कहती है? द अथॉरिटी में इम्पोज अ फाइन, अथॉरिटी जो है वो फाइन कर सकती है। द अथॉरिटी में इम्पोज अ फाइन, अथॉरिटी जो है वो फाइन कर सकती है ऑन द लाइसेंसी, लाइसेंसी पर, विच में एक्सटेंड टू 100 मिलियन रुपीज फॉर ईच वायलेशन फॉर ईच डे। यानी अगर अथॉरिटी जो है वो देखती है कि लाइसेंसी ने गवर्नमेंट के किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को या लाइसेंस में जो उसको टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई थी उनको फॉलो नहीं किया, तो गवर्नमेंट जो है 100 मिलियन रुपीस मैक्सिमम जो है वो एक दिन के लिए एक वायलेशन के लिए उनके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकती है। में इम्पोज, गवर्नमेंट वो इम्पोज फाइन कर सकती है, a fine which may extend to 500,000 रुपीज़। और अगर ये अगर ये जारी रहे तो उस देखें इसमें दो चीज़ें मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द अथॉरिटी में इम्पोज अ फाइन ऑन द लाइसेंसी विच में एक्सटेंड टू 100 मिलियन रुपीज़ फॉर ईच वायलेशन फॉर ईच डे। वो कहते हैं जी 100 मिलियन रुपीज़ ईच वायलेशन फॉर ईच डे। और जहाँ पर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे तो गवर्नमेंट जो है 500,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फ़ाइन कर सकती है। यानी पहला जो फ़ाइन है वो 100 मिलियन होगा, उसके बाद जितने दिन ये प्रॉब्लम चलता रहेगा उतने दिन जो है ये 500,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फ़ाइन होता रहेगा। और जो उसमें जो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है उसका कोई चुराई गई है या मतलब गवर्नमेंट को नुकसान किया गया तो वो नुकसान की भरवाई अलहदा होगी। प्रोवाइडेड दैट लाइसेंसी, इसका पॉइंट 2 है सेक्शन 27 का,
provided that licensee shall, before imposition of any penalty under this section, be given a notice to show cause. जी, लाइसेंसी पर जब भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, इम्पोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी का मतलब है किसी पर जब कोई जुर्माना लागू किया जाता है, लाइसेंसी पर जब भी जुर्माना लागू किया जाएगा, बी गिवन अ नोटिस, उसको नोटिस दिया जाएगा टू शो काज, कि वो वजह बताए, एंड बी प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उसको अपना मौकफ बताने का मौका भी दिया जाएगा। अब एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब उसको अपनी बात सुनाने, उसको सुनने का मौका दिया जाएगा, यानी ऑफिसर्स बैठेंगे, बैठ के उसको सुनेंगे, उसको अपनी बात सुनाने का मौका दिया जाएगा। ओके, जब ये एक्ट लागू होगा, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट लागू होगा, वापडा और सरहद हाइडल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शाइडो, वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और शाइडो, शाइडो है जी ये केपीके में है, और बाद में इसका नाम जो है वो फाइडो रख दिया गया था, PHYDO। फाइडो का मतलब है पख्तूनख्वा हाइडल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइसेंसी कंसिडर होंगे, यानी जब ये लॉ वजूद में आया, तो इस लॉ के वजूद में आते ही जो आपके वापडा और शाइडो हैं, ये दोनों के दोनों लाइसेंसी बन गए। किसके लाइसेंसी बन गए? नेपरा के। और इनके ऊपर इस एक्ट के जो तमाम प्रोविजंस थे उनका इतलाक होने लगा। यानी जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था KESC, इसी तरह से वापडा और शाइडो जो हैं ये भी नेपरा के लाइसेंसी समझे जाएंगे और ये नेपरा की शराइत के मुताबिक काम करेंगे। ओके जी, सेक्शन 29 है टैरिफ के बारे में। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं और देखते हैं कि अक्सर बिजली की कीमतें जो हैं वो मंथली बेसिस पर जो है वो रिवाइज होती हैं। उनकी रिवीजन का मतलब ये कि उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है उसके मुताबिक, यानी फ्यूल की प्राइस जैसे जैसे कम ज़्यादा होती है उस हिसाब से कीमतों में एडजस्टमेंट होती है। तो अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी शैल डिटरमिन एंड प्रेस्क्राइब प्रोसीजर्स, अथॉरिटी तयन करेगी और बयान करेगी उन प्रोसीजर्स को और स्टैंडर्ड्स को, किस लिए? फॉर डिटर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन और रिवीजन ऑफ रेट्स, रेट्स के तयन के लिए, तब्दीली के लिए और उनके रेट्स को रिवाइज करने के लिए। और उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज एंड पावर सेल टू कंज्यूमर बाय लाइसेंसी, यानी लाइसेंसी जो बिजली तकसीम करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, जनरेट करेंगे, उसके लिए चार्जेस, टर्म्स एंड कंडीशंस और रेट्स। सादा लफ्ज़ों में बिजली की कीमतों का तयन जो है वो कौन करेगा? बिजली की कीमतों का जो तयन है वो नेपरा करेगा। ठीक है जी। अथॉरिटी शैल डिटरमिन, मॉडिफाई और रिवाइज सच रेट, अथॉरिटी जो है वो डिटरमिन कर सकती है, रिवाइज कर सकती है, तब्दील कर सकती है रेट को, टर्म्स एंड कंडीशंस को, इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शंस इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक, यानी नेपरा सिर्फ इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता, नेपरा फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है वो सारी पॉलिसी मेकिंग करता है। अथॉरिटी जो है बेसिकली उसका वो रेट्स का तयन क्यों करती है, टैरिफ क्यों सेट करती है? अथॉरिटी के टैरिफ सेट करने का पर्पस ये होता है कि जो कंज्यूमर है उसको मोनोपोली से बचाया जा सके, उसको इस्तेहसाल से बचाया जा सके। और उसके बाद जो है, अब एक लाइसेंसी आके कहता है जी मेरे जो है इतना, मेरी इतनी कॉस्ट आई है बिजली की प्रोडक्शन पे, तो गवर्नमेंट जो है वो उसकी रिसर्च, डेवलपमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और उसकी कॉस्ट को सामने रखते हुए देखती है कि इसके कितने जो है वो एक्सपेंसेस आए हैं। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह लें कि गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंसीज के अखराजात की तफसील भी मांगती है कि भाई आपने जो है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, क्या रिसर्च किया है, आपकी उस कॉस्ट की बेस पे हम आपकी प्राइसेस को जो है वो सेट करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी, थर्ड पॉइंट है एनर्जी एफिशिएंसी इन लाइसेंसेस, ऑपरेशंस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ओके जी, इनकरेज एफिशिएंसी का मतलब ये है कि लाइसेंसेस जो हैं वो अपने ऑपरेशंस में जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंक्रीज़ करें। इसी सिलसिले में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने अब जो है जिन लोगों ने बल्क क्वांटिटी में बिजली ख़रीदनी है, गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया कि वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो है वो
ये ख़रीद सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जो बिजली पैदा करने वाली या बिजली तकसीम करने वाली कंपनीज हैं उनके दरमियान कंपटीशन को प्रमोट करना। उसके अलावा जो है अथॉरिटी जो है वो इनकरेज करती है कंपनीज को कि वो इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री में एफिशिएंसी लेके आएँ और अपनी जो कॉस्ट है उसको कम से कम करें। और उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं अथॉरिटी उनको भी सामने रखती है। और इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करने के लिए देखें, आपके बिजली के एक यूनिट की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है आपकी साथ ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ जाता है, आपकी बिजली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो जाती है। तो उससे जो है आपकी इकोनॉमी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो टैरिफ का तयन इसलिए भी किया जाता है कि आपकी इकोनॉमी को स्मूथली रन किया जा सके। इसी तरह से इसका जो सब सेक्शन 3 है, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश फॉर टैरिफ शैल इंक्लूड, इसका प्रोसीजर क्या होगा, यानी टैरिफ को कैसे जो है वो सेट किया जाएगा, तो उस पर अभी हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जब भी नेपरा वाले जो हैं वो अपने रेट्स का तयन करेंगे तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, यानी नेपरा में कुछ जो है प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है रेट्स तय करने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, रेट्स का जो तयन है वो नेपरा करेगा। आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स या पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो उसका तयन नहीं करेंगी। हाँ, वो अपनी कॉस्ट बता सकती हैं, हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है, लेकिन जो उसका फाइनल अप्रूवल होगा वो नेपरा के साथ और नेपरा और गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से होगा। तो बेसिकली जो है जब जो टैरिफ एप्लीकेशन है उसका डिसीजन कितनी देर में होगा, उसका टाइम फ्रेम जो है वो भी नेपरा जो है उसके बारे में डिसाइड करती है। और उसके अलावा जब टैरिफ अप्रूव किया जाता है, रेट्स अप्रूव किए जाते हैं, तो उसमें कस्टमर्स और इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो हैं उनको भी शिरकत की इजाज़त होती है कि आप भी इसमें अपनी सजेशंस दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़, ये बी पॉइंट है सेक्शन सब सेक्शन 3 का पॉइंट बी जो है कि जो भी आपके कस्टमर्स और इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको टैरिफ अप्रूवल प्रोसेस में शामिल किया जाता है। और उसके अलावा जो है अगर किसी का कोई रिफ़ंड देना हो, ठीक है, कस्टमर्स का या फिर जो है आईपीपीज़ का कोई रिफ़ंड हो, तो उसके लिए जो है रिफ़ंड के लिए जो है वो प्रोसीजर्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। उसके अलावा सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर अथॉरिटी जो है वो टैरिफ अप्रूव करती है या न्यू रेट्स चार्जेस या टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी अथॉरिटी कोई भी अप्रूवल देती है टर्म्स एंड कंडीशंस में तब्दीली का, रेट्स में तब्दीली का, तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल गज़ट है, ऑफिशियल गज़ट का मतलब ये गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिश किया जाता है। गवर्नमेंट के इस डॉक्यूमेंट में जो है वो इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया जाएगा। यानी दोबारा सुन लें, रेट्स में, टर्म्स एंड कंडीशंस में अथॉरिटी जो भी तब्दीली करेगी उससे जो है वो पब्लिक को आगाह किया जाएगा और गवर्नमेंट के ऑफिशियल गज़ट में उसको शामिल किया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जो है इसमें यह है कि अथॉरिटी जो है मंथली बेसिस पर कुछ एडजस्टमेंट करती है। वो एडजस्टमेंट क्या होती हैं कि जो फ्यूल की कमी है, फ्यूल की प्राइस है, उसमें जैसे कमी बेशी होती है साथ ही बिजली की कीमतों में भी कमी या इजाफा होता है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, जब मंथली बेसिस पर 7 डेज़ का टाइम होता है कि हर माह जो है जब ख़त्म होता है तो 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करना होता है कि बिजली की कीमत में जो फ्यूल की कमी बेशी की वजह से चेंज आया है उस चेंज को हमने कैसे एडजस्ट करना है। और उस जो तब्दीली है उसको भी ऑफिशियल गज़ट में जो है वो ऐड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में शाया किया जाता है। ऑफिशियल गज़ट में शाया करने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने प्रोसीजर्स को जो है वो हर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फेडरल गवर्नमेंट को एक फ़ीस पे करेगी जिसको सरचार्ज कहा जाता है। और टाइम टू टाइम जो है इसके जो है टाइम टू टाइम ये सरचार्ज जो है इसकी कीमत में जो है वो तब्दीली आती है और ये अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट को पे की जाएगी।